आ जाइए आ जाइए। पानी यहाँ कहाँ है? अरे वो लड़की को भेज दीजिए, उधर से गए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चली गई आज तोड़ी, ऊपर चली गई, उधर से आएगी पानी। ठीक है ए झारखंडी। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते। और सब बढ़िया? क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। अरे आप कहाँ थे जी? कहाँ थे आप? क्या बजे आए हैं? 3 बजे? 3 बजे तो कर क्या रहे थे? तो चालू था तो उससे क्या मतलब है? 5 बजे क्लास शुरू होता है, 5 बजे सब चीज हो जाना चाहिए। ठीक है, मास्टर कितनों बजे उससे क्या मतलब है? मध्यकालीन हिस्ट्री का वीडियो अपलोड नहीं होता? हाँ अपलोड होता है। कौन बोल दिया आपको नहीं होता है? अपलोड होता है, सारा वीडियो अपलोड है। सारा वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, चलिए कमेंट हटा दीजिए, पढ़ाना है अब। ठीक है, सर हम लोग के साथ ज्यादती हो रहा है। क्या हो गया आपको? कौन क्या कर दिया आपको? हाँ, नोट ऑफिस से नहीं मिलता है, नोट आप कहीं पर भी ले सकते हैं। ज्यादती हो रहा है? काहे ज्यादती हो रहा है? कौन चीज का ज्यादती हो रहा है? परियन महाराज, चलिए। अजीब अजीब बात सब बोलता है, हम लोग के साथ ज्यादती हो रहा है। यही कौन बात हुआ? ये तो कोई बात नहीं हुआ। किसका औकात है आप लोग के साथ ज्यादती कर दें? दिल्ली सल्तनत, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला पहला राजवंश था गुलाम वंश। पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश, जिसे हम लोग दास वंश, ममलूक वंश या इलबरी तुर्क वंश भी कहते हैं, या इलबरी तुर्क वंश भी कहते हैं, इस गुलाम वंश के विषय में ही हम लोग जान रहे थे। जहां तक हमें स्मरण है कि गुलाम वंश के अंतर्गत जो है हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश को देख लिए थे। और इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान बने हैं, इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान बने हैं, उन्हीं के विषय में आगे जानना है। तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन प्रशासन किए। इस अवधि के दौरान ऐबक ने कई सारे कार्य किए। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर ऐबक ने शासन प्रशासन किया। अपने शासन प्रशासन के क्रम में ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक ने कई सारे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और अंततः चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर ऐबक का निधन 1210 ईस्वी में हो गया। 1210 ईस्वी में ऐबक का निधन हो गया। ऐबक के निधन होने के बाद ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह बना, जो विलासी प्रवृत्ति का था, जो अयोग्य था। उसकी अयोग्यता का फायदा उसका दामाद इल्तुतमिश ने उठाया और इल्तुतमिश ने अपने साले आराम शाह की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। और फिर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश सुल्तान बना। और इल्तुतमिश की हम लोग बात करें तो जो इल्तुतमिश है, इसका शासन आपको 1211 से लेकर 1236 1211 से लेकर 1236 तक जो है
इल्तुतमिश का शासन रहा है। इल्तुतमिश अपने शासन के दौरान कई सारी चुनौतियों का सामना किया। इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने शासक मानने से इनकार कर दिया, इन्हें गुलामों का गुलाम कहा। और इनके सामने जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे चालीसा दल कहा गया। और उस चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी, चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी दोनों एक ही बात है। उस चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी के मदद से, तुर्कान चिहलगानी के मदद से जो है, इल्तुतमिश ने अपने समय होने वाले सभी विद्रोहों को दबाने का काम किया। और फिर इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया गया। इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका, तांबे के जीतल का निर्माण करवाया गया। इल्तुतमिश के दरबार में ही मिनहाज उस सिराज रहता था, जिन्होंने तबकात नासरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो शासन प्रशासन करते हुए इल्तुतमिश का निधन 1236 ईस्वी में हो गया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का निधन हो गया था। लेकिन इल्तुतमिश अपने निधन से पूर्व कई सारे और भी कार्य किए, जिन कार्यों से हम आपको पहले के क्लास में अवगत करवा चुके हैं। यहां तक जो है हम चीजों को रिकैप किए हैं। यहां से अब आगे हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की चीजों की चर्चा विस्तार पूर्वक पिछले सेशन में हम आपके साथ कर चुके हैं। अब यहां से आगे कंटिन्यू हम लोग होंगे। तो यहां तक कुछ कनेक्शन जुड़ पा रहा है? आए जुड़ पा रहा है ना कनेक्शन? हाँ, तो अब अगर आपका कनेक्शन जुड़ गया है तो अब आगे चीजों को आप समझिए। देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो जो मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? नोट में यह बात स्पष्टता पूर्वक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नोट में इस बात की चर्चा है। देखिए, इल्तुतमिश से पहले जो सुल्तान आपको आराम शाह बने या ऐबक बने, या भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना जो मोहम्मद गौरी ने किया, इन शासकों में से किसी ने भी भारत में मकबरा का निर्माण नहीं करवाया। मकबरा का निर्माण नहीं करवाया। इन लोगों ने भारत में मस्जिद का निर्माण करवाया। इन लोगों ने भारत में स्थापत्य कला के अंतर्गत मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन इन लोगों ने मकबरा का निर्माण नहीं करवाया। मकबरे का निर्माण नहीं करवाया। देखिए, मस्जिद और मकबरा में अंतर होता है। मस्जिद उसे कहा जाता है जहां मुस्लिम वर्ग के लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसी को मस्जिद कहा जाता है। वहीं मकबरा, जहां पर मुस्लिम शासकों को या मुस्लिम लोगों को उसके इंतकाल होने के बाद, अर्थात उसके मृत्यु होने के बाद उसे दफनाया जाता है। जब किसी मुस्लिम शासक के मृत्यु होने के बाद उसे दफनाया जाता है, तो दफनाए जाने के बाद उसके कब्रगाह पर एक विशाल भवन बनवा दिया जाता है। तो उसके कब्रगाह पर जो विशाल भवन बनवा दिया जाता है, उसी को मकबरा कहा जाता है, उसी को मकबरा कहा जाता है। और बात अगर मुस्लिम शासन की जाए, बात अगर मुस्लिम शासकों की जाए, तो मुस्लिम शासन और मुस्लिम शासकों के संदर्भ में सर्वप्रथम भारतवर्ष के भीतर मकबरा का निर्माण अगर किसी शासक ने किया है, तो उस शासक का नाम है आपको इल्तुतमिश। तो सर्वप्रथम मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने किया है। यही कारण है कि इल्तुतमिश को भारतवर्ष के भीतर मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था, उसका नाम था महमूद। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र थे, उसका नाम था महमूद। इल्तुतमिश के जीवित रहते ही उसके बड़े पुत्र महमूद का निधन हो गया। और महमूद के निधन होने के बाद इल्तुतमिश ने महमूद की याद में दिल्ली के भीतर सुल्तानगढ़ी में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिस मकबरा को सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। और जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है, वह मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा अपने बेटे महमूद के लिए बनवाए गए थे, अपने बेटे महमूद के लिए बनवाए गए थे। तो एक बात तो आपको यहां पर यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, वह यह याद रखनी है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा
का मकबरा दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में, दिल्ली में है। और तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया किसने है? तो इल्तुतमिश ने। और चौथी बात यह भी याद रखनी है कि जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वह इल्तुतमिश के बड़े पुत्र महमूद का मकबरा है। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र महमूद का मकबरा है। और जो इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र महमूद मारा गया था वह काफी योग्य था, उसमें शासन करने की क्षमता थी। एक शासक में जो गुण होना चाहिए वो गुण महमूद में था, लेकिन संयोग बस महमूद मारा गया। महमूद के बाद इल्तुतमिश के संतानों में कई सारे संतान थे, लेकिन उन संतानों में जिसमें शासन करने की क्षमता थी, जिसमें शासन करने की योग्यता थी, वह उनकी पुत्री थी। उनकी पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने यह देखा कि हमारा जो अन्य पुत्र है वह योग्य नहीं है, जिस वजह से इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने योग्य पुत्री इल्तुतमिश को घोषित कर दिया। सॉरी, रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित किया, रजिया सुल्तान को घोषित किया। लेकिन होता क्या था जानते हैं? पूरे दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि सुल्तान घोषणा करके कुछ और जा रहा है, और सुल्तान के जाने के बाद सुल्तान के जो विश्वसनीय लोग होते थे वो सुल्तान की फैसला को ही पलट देते थे। सुल्तान की फैसला को पलटकर अपने मन मुताबिक काम करने लगते थे। तो इल्तुतमिश ने जो अपना उत्तराधिकारी अपने योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित कर रखा था, इल्तुतमिश के निधन होने के बाद इल्तुतमिश के विश्वस्तों ने, विश्वसनीय लोगों ने रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठाया, बल्कि इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। तो इल्तुतमिश के बाद चंद समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है शासक बना था आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, यह अयोग्य था। यह आराम शाह की भांति ही अयोग्य था, विलासी प्रवृत्ति का था, शासन करने की क्षमता इनमें नहीं थी, जिस वजह से इनके छोटे से शासनकाल में सभी प्रकार का निर्णय इनकी माता लिया करती थी। और इनके छोटे शासनकाल में जो सभी प्रकार का निर्णय इनकी माता लिया करती थी, इनकी माता का नाम था शाह तुर्कान। इनकी माता का क्या नाम था? शाह तुर्कान, शाह तुर्कान, शाह तुर्कान। तो दिल्ली के अमीरों ने, देखिए बार बार दिल्ली के अमीर शब्द का प्रयोग करेंगे, तो जो बार बार हम आपके साथ दिल्ली के अमीर शब्द का प्रयोग करेंगे, तो दिल्ली के अमीर का मतलब शासक वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग, ना कि आप ये समझेंगे कि दिल्ली में जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति था, ऐसा बात नहीं समझेंगे आप, समझ गए? पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जहां भी हम दिल्ली के अमीर शब्द का प्रयोग करेंगे, दिल्ली के अमीर शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां पर आपको मतलब समझना है शासक वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग। अब ये भी नहीं समझे तो समझिएगा, जैसे आज के डेट में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, हाँ या ना? है ना जी? देश को तो एकलौता प्रधानमंत्री मिला है, मोदी जी जैसा। अब मोदी जी अकेले सब कुछ कर लेते हैं, कुछ अधिकारी उधिकारी हैं कि ना है? अजीत डोभाल क्या है? अधिकारी है। अरे जो भी है उसके पद से हमको लेना देना ना है, अधिकारी है। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? अधिकारी है ना जी? तो जैसे प्रधानमंत्री को उसके शासन प्रशासन में सहायता अधिकारी वर्ग के लोग देते हैं, उसी प्रकार से जो सुल्तान होते थे, सुल्तान को शासन प्रशासन में अधिकारी वर्ग के लोग जो साथ देते थे, उसी के लिए इस चैप्टर में दिल्ली के अमीर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, दिल्ली के अमीर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दिल्ली के अमीर का मतलब यहां पर क्या समझना है पता? शासक वर्ग के लोग। क्या समझना है? क्या समझना है? शासक वर्ग के लोग, अमीर नहीं समझ जाइएगा। हाँ, तो दिल्ली के अमीरों ने यह देखा कि यह तो एकदम नालायक निकम्मा बेहया है, और सब निर्णय तो ये महिला ही ले रही है, सब निर्णय महिला ले रही थी। तो दिल्ली के अमीरों को यह चीज नहीं भाया, कहा ना ये गलत हो रहा है। और फिर दिल्ली के अमीरों ने हस्तक्षेप किया, और दिल्ली के अमीरों ने ही नहीं बल्कि दिल्ली की आम जनता ने भी हस्तक्षेप किया, दिल्ली की आम जनता ने भी हस्तक्षेप किया। तो दिल्ली के अमीर और दिल्ली के आम जनता के हस्तक्षेप की वजह से
इसको गद्दी से हटाया गया। और इसको गद्दी से हटाए जाने के बाद दिल्ली के अमीरों ने और दिल्ली की आम जनता ने यह तय किया कि इल्तुतमिश जिस रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चले गए हैं, उसी को गद्दी पर बैठाना है। और फिर आम जनता के हस्तक्षेप से, दिल्ली के अमीरों के हस्तक्षेप से रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गद्दी प्राप्त की। और रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासिका बनी रही। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो है शासिका बनी रही। और जानते हैं, आम जनता के हस्तक्षेप से यह शासिका बनी। और कहा जाता है इस्लामी जगत के अंतर्गत शासिका बनने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान। जनता के हस्तक्षेप से तो शासक बन गई, दिल्ली के अमीरों के हस्तक्षेप से तो शासक बन गई, लेकिन बाद में जाकर के मनमानी करने लगी थी और अपने मन मुताबिक काम करने लगी थी। और शासक में यह गुण होना जरूरी है, शासक को अपने मुताबिक काम करना चाहिए। शासक को जनता के कल्याण को लेकर काम करना चाहिए। तो जो एक स्वतंत्र शासक में गुण होना चाहिए था, वो सभी गुण रजिया सुल्तान में था। रजिया सुल्तान में एकमात्र गुण जो नहीं था वह यह था कि वह पुरुष नहीं थी। नहीं तो उसके अलावे शासक होने के, सुल्तान होने के सभी गुण रजिया सुल्तान में मौजूद था। क्या चाहिए शासक में? क्या चाहिए शासक में? चाहिए जनता के कल्याण के लिए सोचे, बिना किसी के दबाव के स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सके। यह सब गुण होना चाहिए शासक में, और यह सभी गुण रजिया सुल्तान में था। भले ही दिल्ली के अमीरों के हस्तक्षेप से यह सुल्तान बनी हो, लेकिन निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक ले रही थी। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने पर्दा प्रथा, देखिए इस्लाम धर्म में जो है ना, पर्दा प्रथा का काफी ज्यादा महत्व है। इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा का काफी ज्यादा महत्व है। आप देख रहे होंगे कि जो है मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है, तो मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है, पर्दा प्रथा, यही तो पर्दा प्रथा है। हिंदू धर्म की महिलाएं जो घूंघट रखती है अपने सर पे, यही तो पर्दा प्रथा है। तो पर्दा प्रथा हिंदू धर्म में भी विद्यमान है और इस्लाम धर्म में भी विद्यमान है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन इस्लाम धर्म में होता है। कड़ाई से पालन जो है इस्लाम धर्म में होता है। खैर, पर्दा प्रथा की चर्चा हमको लगता है, जहां तक हम जानते हैं, हम बहुत ज्यादा धार्मिक ग्रंथ तो पढ़े नहीं है, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि पर्दा प्रथा की चर्चा किसी भी धार्मिक साहित्य में नहीं होगी। और इस्लाम धर्म में भी पता नहीं बाद में जाकर के आया होगा, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनकी पत्नी व्यापारी थी, और उस समय यह सब चीज था नहीं। जानते हैं, लोग हमारे समाज के लोग चीजों को काफी जटिल बना दिया है, अपने मुताबिक चीजों को जटिल बना दिया है। पर्दा प्रथा सबका कोई महत्व है नहीं। खैर, जिसके संस्कृति में जो है उसको मानने की आजादी है, उसको मानने की स्वतंत्रता है, वो अपना माने, ये अलग बात है। रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दी। मतलब रजिया सुल्तान बुर्का उर्का पहनना छोड़ दी, मतलब जो है, और खुले मुंह से दरबार में आने लगी। कोट पहनती थी, टोपी पहनती थी, ये सब पहन के जो है दरबार में आने लगी। तो कुछ लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी मतलब पुराने विचार के जो लोग थे, वो इसके पक्ष में नहीं था। उन लोगों को लगने लगा कि रजिया सुल्तान तो धर्म को नष्ट कर रही है, जिस वजह से मुस्लिम रूढ़िवादी वर्ग के लोगों ने रजिया सुल्तान का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे रजिया सुल्तान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा ही, लेकिन उससे रजिया सुल्तान को जो कहिएगा बहुत ज्यादा फर्क रजिया सुल्तान को नहीं पड़ा। रजिया सुल्तान स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेते हुए अपने शासनकाल में अपना अमीर ए आखूर जलालुद्दीन याकूत को बनाया। तो रजिया सुल्तान जो है अपने शासनकाल में अपना अमीर ए आखूर बनाया, जलालुद्दीन याकूत को।
और देखिए जो अमीर ए आखुर का पद है, अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। अमीर ए आखुर का मतलब क्या? अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। जैसे आज के डेट में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा अगर कोई ज्यादा महत्व का पद है वो है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फिर वित्त मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय। तो उसी प्रकार से जो है सुल्तान के बाद दूसरा महत्व का पद हुआ करता था अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर। और हर कोई चाहता था इस पद पर आसीन हो, हर कोई चाहता था, जितने भी इख्तियार होते थे हर कोई चाहता था इस पद पर आसीन हो। लेकिन इस पद पर आसीन तो कोई एक ही ना होगा जी। अब 72 गो लोग तो इस पद पर आसीन हो नहीं सकता है, कोई एक व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा। तो रजिया सुल्तान अपने सबसे विश्वसनीय अबिसिनिया का रहने वाला था जलालुद्दीन याकूत, उसे जो है यह पद दिया। और जब उसे यह पद दिया ना, विद्रोह होने लगा था। रजिया सुल्तान के शासनकाल में विद्रोह होने लगा था, क्योंकि रजिया सुल्तान अपने मन से यह पद, अमीर आखुर का पद जलालुद्दीन याकूत को दिया। जो विद्रोह होने लगे थे, उस विद्रोह में जो सबसे बड़ा विद्रोह था वह था तबर हिंद के इख्तियार। तबर हिंद पड़ता है पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। तबर हिंद का इख्तियार हुआ करता था, उसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। तबर हिंद का इख्तियार था, तबर हिंद का इख्तियार था, उसका नाम था, तबर हिंद पंजाब में पड़ता है, वहां का इख्तियार था, उसका नाम था क्या? तो उसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया, अल्तुनिया। सबसे बड़ा विद्रोह अल्तुनिया के द्वारा ही किया गया था, अल्तुनिया के द्वारा। और रजिया सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ कि अल्तुनिया के विद्रोह को आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। और रजिया सुल्तान को जब यह एहसास हुआ कि अल्तुनिया के विद्रोह को आसानी से नहीं दबाया जा सकता है, तो रजिया सुल्तान ने तुरंत निर्णय ली। और निर्णय लेकर अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने को लेकर रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ निकाह कर ली। यानी हल्ला काहे करते हैं? हल्ला मत कीजिए, समझ गए। तो देखिए शासक में क्या होना चाहिए? तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, तुरंत फौरन निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी देखिए, अनुच्छेद 370 समाप्त करना, हाँ करना है करो। राम मंदिर बनवाना है, एकदम बनाना है बनाओ। अरे मोदी जी को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? उनके स्पष्टतावादी नीतियों के कारण। लेकिन अब मोदी जी धीरे धीरे उलझ रहे हैं, समझ गए, धीरे धीरे उलझ रहे हैं। लेकिन पहले मोदी जी बहुत ज्यादा स्पष्ट थे, उनका जो था आउट सब था काफी क्लियर था। करना है मतलब करना है, राम मंदिर बनाना है, हाँ बनाना है, बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे, समझ गए। लेकिन अब जो है उलझ गए हैं, अब जो है बहुत सारा घोटाला उटाला हो गया हो, तो मोदी जी मीडिया को इतना दबा करके रखे हैं कि वो सब उजागर नहीं हो रहा है। विपक्ष में जाएंगे तब उजागर होगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ निकाह कर लिए, निकाह कर ली यानी विवाह कर ली। और फिर अल्तुनिया को कहा हम रानी आप राजा, अब तो सब आप ही का है, मेरा है मतलब आपका है, समझ गए। तो अल्तुनिया भी खुश हो गया, अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, सुल्तान ही हमारी है, बाद बाकी क्या चाहिए, है कि नहीं है जी, है? हाँ। तो इस प्रकार से जो है अल्तुनिया के विद्रोह को दबा दिया गया। और फिर रजिया सुल्तान के राज्य में जो अलग अलग एरिया में विद्रोह हो रहे थे, उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ निकल पड़ी। रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ अपने शासनकाल में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए निकल पड़ी। और जब रजिया सुल्तान अपने राज्य से बाहर थी तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था। और जानते हैं जो इस्लामी शासन है, इस्लामी शासन में जो है ना, कोई भी कालखंड, कोई भी राजवंश पलट करके देख लीजिए, षड्यंत्र हमेशा हर शासक के खिलाफ होते रहा। जो गद्दी पर है, जो आने वाला है, जो गया, षड्यंत्र हुआ है हर शासक के खिलाफ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, लेकिन षड्यंत्र हुआ है। और उस षड्यंत्र का शिकार कई शासक हो गए, कई शासक षड्यंत्र के शिकार नहीं हुए। लेकिन बात अगर रजिया सुल्तान की करें तो रजिया सुल्तान जो है षड्यंत्र का शिकार हो गई। और षड्यंत्र के तहत ही 1240 ईस्वी में षड्यंत्र के तहत रजिया सुल्तान की हत्या पंजाब के कैथल नामक स्थान पर चाकू गोद कर दी गई। चाकू, चाकू समझ रहे ना, छुरी, समझ गए, चाकू गोद कर जो है रजिया सुल्तान की हत्या पंजाब के कैथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी में कर दी गई। रजिया सुल्तान की हत्या होने के बाद, रजिया सुल्तान की हत्या होने के बाद एकदम अयोग्य शासक सब पैदा हो गए, एकदम अयोग्य शासक सब, जिन शासकों का कोई महत्व नहीं,
और ऐसे ऐसे शासक पैदा हो गए, ऐसे ऐसे शासक पैदा हो गए कि सुल्तान के पद की गरिमा खत्म हो गई थी। सुल्तान के पद की गरिमा खत्म हो गई। रजिया सुल्तान के निधन के बाद, रजिया सुल्तान की हत्या के बाद, सॉरी, रजिया सुल्तान की हत्या के बाद बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह सुल्तान बना, जो कि 1240 से 1242। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन महमूद बना, और नासुरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। 1265। और इसके बाद बना था बलबन। इसके बाद कौन बना था? बलबन। बलबन बना था, और बलबन जो है 1266 से 1286। बलबन के बाद आगे देखेंगे। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, रजिया सुल्तान के बाद जो ये तीन सुल्तान है, ये तीन सुल्तानों ने सुल्तान के पद के मान मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया। और इन तीन सुल्तानों ने सुल्तान के मान मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा को जो समाप्त कर दिया, उसी प्रतिष्ठा को वापस लौटाने को लेकर बलबन ने सख्त नीति अपनाई, कठोर नीति अपनाई। बलबन, देखिए, इतिहास में जैसे साइंस में हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। H2+O बराबर H2O होता है ना जी? ऐसा रिएक्शन देखें? अच्छा, देखें? देखें? हाँ, बताइए, थोड़ा समझाइए हमको, समझाइए। चलिए, देखिए, कुल मिलाकर के हम ये बात बोलना चाह रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही हर चीज का रीजन है ना, ऐसी कोई बात नहीं। हिस्ट्री में भी हर चीज का रीजन है। आप आगे पढ़ेंगे कि बलबन ने अपने शासनकाल के समय काफी कठोर नीति अपनाई। तो प्रश्न यह उठता है कि बलबन ने अपने शासनकाल के समय काफी कठोर नीति क्यों अपनाई? उसके पीछे कारण यही था, बलबन के कठोर नीति अपनाने के पीछे कारण यही था कि बलबन से पहले जो ये तीनों सुल्तान था, ये तीनों सुल्तान जो है, सुल्तान के पद की गरिमा को खत्म कर दिया था। तो सुल्तान के पद की गरिमा को बलबन फिर से बहाल करना चाहता था, और बलबन यह दिखाना चाहता था कि नहीं, सुल्तान सुल्तान होता है, बाप बाप होता है। इसलिए बलबन कठोर नीति अपनाई। अब इहो सब के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। बहराम शाह, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बहराम शाह के द्वारा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में, दीदी जी लोग, आप ही लोग को बोल रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप लोग बड़ी इधर उधर करते हैं, हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के, आप लोग हम पैरों पकड़ लेंगे। रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेट होकर के सुनिए। लड़का लोग सही है, समझिए। बहराम शाह की अगर हम लोग बात करें तो बहराम शाह जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक पद लाया था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो बहराम शाह एक पद लाया था, उस पद का नाम था नायब का पद। कौन सा पद? नायब। नायब का पद। नायब का पद। और जानते हैं, सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद नायब का ही पद था। नायब को उपसुल्तान भी कहा जाता है। नायब को उपसुल्तान भी कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के बाद दूसरा महत्व का पद उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा महत्व का पद उप प्रधानमंत्री, सॉरी उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से जो है, सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्व का पद था वह नायब का पद था। कौन सा पद था? और नायब को उपसुल्तान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसुल्तान। इस पद का सृजन बहराम शाह ने ही किया। 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। अब देखिए कैसन शासक है कि उसकी हत्या हो जा रही है। इसकी हत्या कर दी गई। अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बना, 4 वर्ष तक शासन किया। इसको बलबन ने बंदी बना लिया। बलबन, देखिए आप याद कीजिए, इल्तुतमिश का नाम आपने सुना है? इल्तुतमिश चालीसा दल का गठन किया था। इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य था बलबन। इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य कौन था? इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य कौन था? बलबन। तो जो बलबन था वह इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य था। बड़ी योग्य व्यक्तित्व के थे। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी। और फिर बलबन ने इल्तुतमिश के पोता नासुरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। बलबन अपना गद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि बलबन को पता था कि अगर हम गद्दी पर बैठेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए बलबन इसको निपटाया, अलाउद्दीन मसूद शाह को निपटाया
और इल्तुतमिश के पोता नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश का और भी पोता सब था, लेकिन नासरुद्दीन महमूद को ही गद्दी पर इसलिए बैठाया क्योंकि बड़ी ईमानदार था, बहुत ईमानदार था, सीधा साधा आदमी था, भोला भाला आदमी था, सीधा साधा था, चरित्रवान था, इसलिए बलबन ने इसको गद्दी पर बैठाया, सुल्तान बना दिया इसको। और बलबन खुद नायब के पद पर बैठ गया। इसके समय में जो है बलबन खुद नायब के पद पर बैठ गया और इसको सुल्तान बना दिया। कहा आप आराम से गद्दी पर रहिए, कोई दिक्कत ना है, आप सुल्तान हैं, बाद बाकी सब हम हैं। आप सिर्फ सुल्तान हैं, बाद बाकी सब हम हैं। तो बलबन इसके समय नायब के पद पर आसीन होकर के सभी प्रकार के शक्ति का उपयोग किया, सब चीज का भोग किया, सब कुछ किया बलबन। और बाद में बलबन को लगा कि ना इनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए। तो फिर बलबन ने अपनी बेटी, अपनी पुत्री, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया और बलबन ने नासरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बना लिया। बलबन ने नासरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बना लिया। और जब नासरुद्दीन महमूद को बलबन ने अपना दामाद बना लिया तो इससे नासरुद्दीन महमूद भी खुश हुआ और नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। और आप इसके ईमानदारी, इसके चरित्रवान होने का पता इस बात से लगा सकते हैं कि जो सल्तनत कालीन सुल्तान का राजकोष होता था, उस राजकोष के खर्चे पर ये अपना जीवन यापन नहीं करते थे, बल्कि ये टोपी सीते थे। टोपी, टोपी समझते हैं ना? टोपी सीते थे, वस्त्र सीलते थे, टोपी और वस्त्र सील कर उसको बाजार में बेचवाते थे और वहां से जो धन की प्राप्ति होती थी, उस धन के माध्यम से अपना जीवन यापन नासरुद्दीन महमूद किया करता था। मतलब आज के हमारे शहंशाह के तरह नहीं थे कि जनता के पैसा पर 500 करोड़ के घर में रहेंगे, जनता के पैसा पर 9000 करोड़ के उड़न खटोला पे चढ़ेंगे, जनता के पैसा पर 1.5 लाख के कलम का यूज करेंगे, जनता के पैसा पर 2.5 लाख के चश्मा का यूज करेंगे। आज के हमारे शहंशाह की तरह जो है नहीं थे नासरुद्दीन महमूद, बल्कि नासरुद्दीन महमूद स्वयं टोपी सीता था, उसे जो कमाई होता था उसी से अपना जीवन यापन करता था। कहा जाता है कि नासरुद्दीन महमूद का निधन 1265 में हो गया, लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाद में जाकर के बलबन की महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई थी, बलबन ने ही अपने दामाद की हत्या करवा दी। लेकिन ये अपवाद, इसमें मतभेद है, इसमें मतभेद है, अपवाद नहीं, इसमें मतभेद है। कुछ विद्वान का यह मानना है कि मर गया बेचारा 1265 में, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि बलबन की महत्वाकांक्षाएं जब काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो बलबन ने नासरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी। जो भी हुआ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ना पूछा ये सब ना पूछेगा। लेकिन नासरुद्दीन महमूद के 1265 ईस्वी में निधन होने के बाद जो है अगला सुल्तान बना कौन? बलबन। अगला सुल्तान बलबन बना। बलबन बड़ी गंदा महक रहा है। क्या महक रहा है? क्या महक रहा है? आप लोग को भी महक रहा है? आज से पहले तो नहीं महकता था, आज काहे महक रहा? कोई बात ना है, आदत हो जाएगा कुछ दिन। चलिए, बलबन जब सुल्तान बना तो बलबन सुल्तान बनने के बाद बलबन की सच्चाई यह थी कि बलबन चालीसा दल का सदस्य था। यह बलबन की सच्चाई थी। लेकिन बलबन अपनी सच्चाई से दूर जाना चाहता था। बलबन यह चाहता था कि बलबन को कोई चालीसा दल का सदस्य ना कहे, बलबन को कोई गुलाम ना कहे, बलबन को कोई गुलाम ना कहे, बलबन को कोई चालीसा दल का सदस्य ना कहे। जिस वजह से बलबन ने चालीसा दल का ही विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे मोदी जी नहीं चाहते हैं आने वाला पीढ़ी गुजरात दंगा को पढ़े कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने गुजरात दंगा करवाया। ये चीज नहीं चाहते हैं मोदी जी की लोग पढ़े, तो सिलेबस से गुजरात दंगे हटा दिया। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि आरएसएस से जुड़े लोग गांधी जी की हत्या की, उसी को हटा दिया, और भी बहुत कुछ हटाया है। ठीक है, तो बलबन नहीं चाहता था कि बलबन को कोई चालीसा दल का सदस्य कहे, जिस वजह से बलबन ने चालीसा दल का विनाश कर दिया। बलबन ने
चालीसा दल का विनाश कर दिया, अर्थात चालीसा दल को समाप्त कर दिया। फिर बलबन शासन प्रशासन करने लगे और बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था, जबकि बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। और बलबन यह कहा करता था कि हम कोई साधारण वंश के ना हैं, हम बहुत बड़े वंश के हैं। और उस समय इस्लामी जगत के अंतर्गत सबसे प्रमुख राजवंश माना जाता था ईरान का अफरसियाब वंश। ईरान का अफरसियाब वंश। तो बलबन जो है अपने आप को कहा करता था कि हम ईरान के अफरसियाब वंश के हैं, ईरान के अफरसियाब वंश के हैं। तो बलबन कहा करता था कि हम ईरान के अफरसियाब वंश के हैं। और बलबन ऐसी ऐसी बात कहता था ना कि लोगों को उनसे डर लगने लगा था। बलबन कहता था कि मैं जब भी निम्न कुल के लोगों को, यानी छोटे जाति के लोगों को, मैं जब भी निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो हमारा हाथ अपने आप तलवार पे चला जाता है और हमारी इच्छा यह होती है कि हम अपने मयान से तलवार निकाले और उस निम्न कुल के लोग का सर धड़ से अलग कर दे, मतलब उसकी हत्या कर दे। बलबन का यह कथन है। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के कौन सुल्तान यह कहते हैं कि मैं जब भी निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो हमारा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है और हमारी इच्छा होती है कि हम तलवार निकाल करके उस तलवार के एक ही वार से उस निम्न कुल के व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दे। यह स्टेटमेंट बलबन का है। फिर बलबन के विषय में कहा जाता है कि जब ये सुल्तान बने थे इनके सामने भी कई सारी चुनौतियां आकर खड़ा हो गई थी और इनके सामने जो कई सारी चुनौतियां आकर खड़ा हुई थी उन चुनौतियों का सामना इन्होंने लोह एवं रक्त की नीति के तहत किया। उन चुनौतियों का सामना जो है इन्होंने लोह एवं रक्त की नीति के तहत किया। लोह एवं रक्त की नीति, इस नीति के विषय में पहले भी हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। लोह एवं रक्त की नीति, लोह एवं रक्त की नीति उस नीति को कहा जाता है जिस नीति के तहत, लोह एवं रक्त की नीति उस नीति को कहा जाता है जिस नीति के तहत कोई शासक अपने विरोधियों को अपने रास्ता से हटा देता है, अपने विरोधियों को अपने रास्ता से हटा देता है, मतलब जो भी उस शासक का विरोध करता है उस शासक की हत्या कर देता है। तो बलबन यही नीति अपनाया। जो भी बलबन का विरोध करता था, जो भी एनीबॉडी, कोई भी, जो भी हो, जो भी बलबन का विरोध करता था बलबन उसकी हत्या करवा देता था। बलबन उसकी हत्या करवा देता था। अब जहां तक जान की बात है, जान हर किसी को प्यारा होता है, तो कोई क्यों चाहेगा कि जो है उसकी हत्या हो जाए। तो बलबन की नीतियों की वजह से बलबन के विरोधियों ने अपना मुंह बंद कर लिया। बलबन की नीतियों की वजह से जो है बलबन के विरोधियों ने अपना मुंह बंद कर लिया और लगा कि ना, मुंह बंदे करके रहने से जो है फायदा है, नहीं तो बेवजह मारे जाएंगे। फिर बलबन के विषय में कहा जाता है कि बलबन के विषय में यह कहा जाता है कि बलबन दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने राजत्व के नियम का स्पष्टता पूर्वक वर्णन किया और राजत्व के नियम का वर्णन करते हुए बलबन ने अपने कार्य अधिकार शक्ति को स्पष्ट किया। कहा कि हम सुल्तान हैं, हमें शासन करने का अधिकार है और हम शासन करेंगे। इस प्रकार की स्पष्ट चीजें बलबन के द्वारा ही अपने शासनकाल के दौरान जो है की गई थी। और बलबन अपने शासन के समय सुल्तान के पद के गरिमा को बढ़ाने के लिए, बलबन अपने शासनकाल के समय सुल्तान के पद के गरिमा को बढ़ाने के लिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक प्रथा की शुरुआत की थी। और बलबन ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिस प्रथा की शुरुआत की थी उसे सिजदा और पेबोस की प्रथा कहा जाता है। उसे सिजदा और पेबोस की प्रथा कहा जाता है। सिजदा और पेबोस, सिजदा और पेबोस की प्रथा कहा जाता है। और देखिए, सिजदा का मतलब होता है सर झुकाकर अभिवादन करना। सर झुकाकर अभिवादन करना सिजदा का अर्थ होता है। और पेबोस का अर्थ होता है पैर को चूमना। पेबोस का क्या अर्थ होता है? पैर को चूमना। बलबन बड़ी कठोर शासक था। बलबन हंसता उस्ता नहीं था। जब वो दरबार में रहता था तब एकदम नहीं हंसता था, एकदम पूरा मूड में रहता था।
समझे, पूरा मूड में रहता था। दरबार के बाहर अपना अलग लाइफ है, उसमें वो जो करे, लेकिन जब भी बलबन दरबार में रहता था काफी अनुशासन में रहता था, एकदम हंसता उस्ता नहीं था। और बलबन ने यह घोषणा कर रखा था कि अगर सुल्तान दरबार में हो, कोई व्यक्ति दरबार में आया, उसको सिजदा करना पड़ेगा, यानी झुक करके अभिवादन करना पड़ेगा, झुक करके अभिवादन करना पड़ेगा। और पेबोस यानी पैर को चूमना, यानी सुल्तान के पास जाना है। सुल्तान तो राजगद्दी पर बैठा होता था, ऊंचा स्थल पर बैठा होता था सुल्तान, सुल्तान के पैर को चूमना है, सुल्तान के पैर को चूमना है। तो ये सब के तहत बलबन क्या करना चाहता था, बलबन क्या दिखाना चाहता था? बलबन कुछ नहीं दिखाना चाहता था। बलबन सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के पद की गरिमा को बनाना चाहता था, सुल्तान के पद की गरिमा को बनाना चाहता था कि ना सुल्तान है, शासक है, उसके सामने आपको झुक कर रहना पड़ेगा। आप कुछ भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपको झुक कर रहना पड़ेगा। यही बात को बलबन स्पष्ट करना चाहता था। और बलबन स्पष्ट ही नहीं करना चाहता था, बल्कि बलबन ने इस बात को स्पष्ट किया और लोग माने बलबन की बातों को। एक प्रकार से कहिए तो बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ा दिया। बलबन ने सुल्तान के पद के गरिमा को बढ़ा दिया। विद्वान था व्यक्ति, विद्वानों को संरक्षण दिया। अमीर खुसरो, अमीर हसन इनके दरबार में रहते थे। ऐसे अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से भी संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार से भी संबंधित है। लेकिन अमीर खुसरो सर्वप्रथम बलबन के ही दरबार में रहे थे, और बलबन के दरबार से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में अमीर खुसरो रहे थे। अमीर खुसरो रहे थे। बलबन विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण दिया। अमीर खुसरो, अमीर हसन इनके दरबार में रहता था। बलबन ने ईरानी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया, ईरानी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया। और कहा जाता है कि बलबन के समय में भी बंगाल के शासक ने उसका नाम देखिए, ध्यान से उतर रहा है, एक मिनट दीजिए, हल्ला मत कीजिए। तुगरील खां, नोट में आगे चल करके तुगरील खां। हमको लगता है बीपीएससी या बिहार एसएससी, दोनों में से कोई इस प्रश्न को पूछा है। आगे नोट में है, ठीक, आगे नोट में है। क्या नंबर पेज में है बता देते हैं? 22 नंबर में है। मारेंगे, मुझे तोड़ देंगे हम। पेज नंबर 83 में, पेज नंबर 83 में है, नोट में पेज नंबर 83 में है। 22 में किसको मिल गया? हाय तोड़ी के, पेज नंबर 83 में है। पेज नंबर 83 में गए, 83 गए। इसमें देखिए बंगाल है। अब बंगाल में देखिए दूसरा पॉइंट, बलबन के काल में तुगरील खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन के पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। तुगरील खां होगा, बिहार एसएससी या बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे सुनिएगा, छोड़िए ना, आइए ना यहां पे, आइए अब नोट पे पुनः लौटिए। लौट गए। जिस प्रकार से आपको स्मरण हो कि इल्तुतमिश के समय बंगाल के शासक गयासुद्दीन आजम खिलजी ने विद्रोह किया था। अरे बोलिए नो, आप लोग तो ऐसे करने लगता है सुनबे नहीं किए हैं, पिछले क्लास में नहीं बताया है जी। जिस प्रकार से इल्तुतमिश के समय गयासुद्दीन आजम खिलजी ने विद्रोह किया था, उसी प्रकार से बलबन के समय बंगाल के शासक तुगरील खां ने विद्रोह किया था। बंगाल के शासक तुगरील खां ने विद्रोह किया था, तुगरील खां ने विद्रोह किया था। तो बंगाल के शासक जो तुगरील खां, बलबन को शासक मानने से इनकार कर दिया और तुगरील खां ने विद्रोह किया। तो बलबन ने उस विद्रोह को दबाया, बलबन ने उस विद्रोह को जाकर दबाया, और बलबन ने उस विद्रोह को दबाने के बाद अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया, वहां का सूबेदार बुगरा खां को नियुक्त किया। तो बलबन ने भी बंगाल में होने वाले विद्रोह को दबाने का काम किया। और फिर शासन प्रशासन करते हुए 1286 ईस्वी में बलबन का निधन हो गया। एक ही चीज तो सत्य है, वह है मृत्यु। कुछ हो या ना हो, मृत्यु तो होगा, ठीक है। हाँ, बलबन का मृत्यु हो गया। लेकिन बलबन की अगर हम लोग बात करें तो बलबन अपने मृत्यु से पहले यह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी, उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद बने, मोहम्मद बने। लेकिन जानते हैं, जब बलबन सुल्तान था तो बलबन के समय मंगोल आक्रमण हुए थे, बलबन के समय भी मंगोल आक्रमण हुए थे। सबसे पहले मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय, और वहीं से मंगोल आक्रमण होना शुरू हुआ, और तब के बाद से लगातार मंगोल आक्रमण होते रहे, मंगोल आक्रमण होते रहे। और दिल्ली सल्तनत को अगर किसी आक्रमण ने विचलित किया है तो वह मंगोल आक्रमण है। वह आपको कौन आक्रमण है? मंगोल आक्रमण। तो बलबन के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद मारा गया।
मोहम्मद मारा गया। बलबन के जीवित रहते ही उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद मारा गया और वही योग्य था, शासक बनने के योग्य वही था। तो जब मोहम्मद मारा गया तो बलबन ने यह सोचा कि मोहम्मद के पुत्र को हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। और मोहम्मद का पुत्र था के खुसरो। तो बलबन अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद को बनाना चाहता था, लेकिन मंगोल आक्रमण के क्रम में मोहम्मद के मारे जाने के कारण बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को घोषित किया। लेकिन जब बलबन का निधन हो गया तो बलबन के निधन होने के बाद उनके जो विश्वसनीय लोग थे उन्होंने ही बलबन के आदेशों की अवहेलना किया और बलबन के आदेशों की अवहेलना करते हुए कि खुसरो को बलबन का उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया, बल्कि बलबन का एक और बेटा था, उसका नाम था बुगरा खां। उसका क्या नाम था? बुगरा खां। और जो बुगरा खां था ना, यह भोग और विलासी प्रवृत्ति का था। और बुगरा खां का बेटा था केकुबाद। जैसन बाप वैसन बेटा। केकुबाद भी भोग और विलासी प्रवृत्ति का था। केकुबाद बलबन का उत्तराधिकारी के खुसरो खां को नहीं बनाया गया, बल्कि बलबन का उत्तराधिकारी बनाया गया केकुवाद को बनाया गया। तो जो बलबन का उत्तराधिकारी है वह कौन बना है? केकुवाद बना है। केकुवाद के विषय में कहा जाता है केकुवाद बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, संगीत प्रेमी था, संगीत में काफी ज्यादा रुचि थी। कई सारे संगीतकार इनके दरबार में रहते थे और इनके विषय में कहा जाता है कि इनके शासनकाल में गली गली में संगीतकार पैदा हो गया था। समझ गए? हर चौक चौराहे पर संगीतकार ही संगीतकार नजर आते थे। इतना बड़ा संगीत प्रेमी था। शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं, मजे में संगीत में लीन रहता था। आप लोग संगीत सुनते हैं ना? हाँ सुनिए, सुनना चाहिए। संगीत प्रेमी था। इन्होंने किलोखड़ी उत्तर प्रदेश के भीतर एक शहर को बसाया था। उस शहर का नाम था किलोखड़ी नामक शहर को बसाया था। और देखिए, कुछ भी प्रेमी होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका आदी हो जाना गलत बात है। समझ गए? आदी हो जाना गलत बात है। देखिए होता क्या है कि जब आपका झुकाव किसी और चीज की ओर होता है तो लोग फायदा उठा लेता है आपका। तो ये काफी संगीत प्रेमी थे, इनका झुकाव संगीत की ओर था। इसका फायदा लोगों ने उठाया और लगा कि इसको तो शासन प्रशासन से कोई लेना देना है ना, अपना संगीत में लीन रहता है, इसको लीन रहने दो। और उसी क्रम में केकुबाद की हत्या कहा जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया। यानी अपना संगीत के नशा में लीन रहता था, उसी का फायदा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उठाया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर दी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद की हत्या करके इसको यमुना नदी में फेंकवा दिया। केकुबाद की हत्या करके इसको यमुना नदी में फेंकवा दिया। इतना भी संगीत प्रेमी होने का क्या फायदा? कोई फायदा है? तो प्रेमी बनिए, लेकिन बड़ा प्रेमी मत बनिए, एक सीमा तक बनिए। केकुबाद के बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी केकुबाद की हत्या करके इसको यमुना नदी में फेंकवा दिया। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी बड़ी दूरदर्शी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगा कि अगर तुरंत अपने आप को सुल्तान घोषित कर देंगे तो फिर विद्रोह ना हो जाए। तो केकुबाद को यमुना नदी में फेंकवाने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद के बेटा शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया और लगभग 3 माह तक शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठा रहा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देखा कोई विद्रोह नहीं हो रहा, फायदा उठाया और इसको कहा हटेगा कि हटाएं। शमसुद्दीन क्यूमर्स को बनाया भी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी से हटा दिया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक। शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी से अपदस्थ कर गुलाम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश खिलजी वंश, गुलाम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश खिलजी वंश के शासन की नींव डाली। इस प्रकार से खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई और खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1300
20 तक खिलजी वंश का शासन रहा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे खिलजी वंश की, लेकिन उससे पहले हम क्या चाहते हैं, आप एक बार इसको रीडिंग मार लें। ऑनलाइन वाले लोग, भाई जी लोग, दीदी जी लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। इल्तुतमिश से लेकर शमसुद्दीन क्यूमर्स तक पढ़िए, पढ़िए फिर याद करवाएंगे। बतियाना नहीं है, पढ़ना है। पढ़िए हो, पढ़िए पढ़िए, हम आते हैं। जाने दीजिए, पढ़ जाएंगे थोड़ा। पढ़िए ना, पढ़ने न बोले हैं। देखिए देखिए देखिए, बताइए। ए बकलोल भी सब बतियाना ना है, पढ़ना है। ऊपर में आकर के बतियाते रहते हैं आप लोग हैं। लूडो खेल रहा है, मोबाइल चला रहा है। जाने दीजिए वो। खुश रहिए, खुश रहिए। इसको कौन लगाया जी? खुश रहिए। ऊपर वाला तो लूडो सब खेल रहा था। चलिए हो, चल रहा है जी। पढ़ लिए जी, पढ़िए जल्दी। पढ़ लीजिएगा तो बोलिएगा जल्दी। हो गया? हो गया? जो नहीं पढ़े हैं पढ़िए जल्दी। अभी जानते हैं, अभी ऊपर गए थे। हाँ ऊपर, वो वाला ऊपर ने जो आप समझ रहे हैं। अभी ऊपर थोड़े जाएंगे जी। एगो लड़का मोबाइल चला रहा था, एगो लूडो खेल रहा था, एगो बतिया रहा था। लड़कियों थी ऊपर में, वो बतियाइए रही थी। तो बतियाइए उतियाइए नहीं, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है। काहे मारेंगे हो? आए मारेंगे काहे? ना ना मारेंगे। आइए अब
आइए, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता, हाँ, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां है? कहां है? अच्छा, सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? किसने? इल्तुतमिश के निधन होने के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा? रुकनुद्दीन। कौन बैठा? इसके छोटे से शासनकाल में कौन छाई रही? कौन छाई रही? कौन छाई रही? और इसके बाद जो है अगला शासिका कौन बनी? रजिया। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक? 1236 से 1200। प्रथम मुस्लिम महिला जो सुल्तान बनी है कौन? प्रथम मुस्लिम महिला जो सुल्तान बनी रजिया। पर्दा प्रथा का त्याग कर कोट और टोपी पहनकर दरबार में कौन आने लगी? रजिया सुल्तान ने अपना अमीर आखुर किसे बनाया? किसे बनाया? रजिया सुल्तान ने अपना अमीर आखुर किसे बनाया? और इससे जो है तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया खासा नाराज हो गए थे, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए रजिया सुल्तान ने उनसे विवाह कर ली। आए, रजिया सुल्तान किससे विवाह? किससे? और रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई? 1200। कहां? पंजाब के कैथल। पंजाब के रजिया सुल्तान की हत्या कहां की गई? पंजाब के। रजिया सुल्तान के बाद अगला सुल्तान बहराम। नायब के पद का सृजन किसने किया? नायब के पद का सृजन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासुरुद्दीन। नासुरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पर कौन था? कौन था? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? नासुरुद्दीन। नासुरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि किसे दी? किसे दी? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन कर, कौन था? नासुरुद्दीन महमूद के बाद कौन बना? कौन बना? बलबन ना। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम, बलबन का मूल नाम किस नाम से गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन। बलबन का मूल नाम, बलबन का मूल नाम किस नाम से गद्दी पर बैठा? आए, चालीसा दल का विनाश किसने किया? चालीसा दल का गठन किसने किया? गठन इल्तुतमिश। विनाश, विनाश बलबन अपने आप को कौन वंश का बताता? कौन वंश का? अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपना? कौन सी नीति? सीधा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? किसने की? सीधा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? नवरोज त्योहार मनाना किसने प्रारंभ किया? अमीर खुसरो अमीर हसन इसके दरबार में रहता था। आए, दीवाने अर्ज नामक सेन विभाग का गठन किसने किया? किसने किया? बलबन ने किया। और शासन, और इसके बाद जो है कौन कहा करता था, जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता? कौन कहा करता था? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो राजत्व के नियम को काफी स्पष्टता पूर्वक बताया, कौन था? बलबन का निधन कब हुआ? बलबन का निधन, बलबन अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता? और लेकिन बलबन के जीवित रहते ही मर गया मंगोल आक्रमण में ना। और उसके बाद बलबन किसे बनाना चाहता? बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? क्या के खुसरो बना था? बलबन का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? संगीत प्रेमी था। किस सुल्तान के विषय में यह कहा जाता है कि उनके शासनकाल के समय गली चौक चौराहा संगीतज्ञ से भरा पड़ा? आए, गली चौक चौराहा संगीतज्ञ से भरा पड़ा। इसकी हत्या करके इसे कौन नदी में फेंकवा दिया? कौन नदी में? आए, किलोखड़ी नामक नगर को किसने बसाया? किलोखड़ी नामक नगर को किस? गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन। गुलाम वंश के बाद कौन वंश के शासक? कौन वंश? नीचे से 1-2 पॉइंट लिखिए तो कॉपी में कुछ कुछ लिखाते हैं, है कि ना है? कॉपी है ना? हाँ, जो कॉपी है उसमें लिखिए तो। लिखिए, केकुबाद। केकुबाद संगीत प्रेमी था। केकुबाद संगीत प्रेमी था। केकुबाद संगीत प्रेमी था। उनके 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 शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि उनके शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि गलियों और चौक चौराहे संगीतज्ञ से भरा हुआ था। गलियों और चौक चौराहे
गलियों और चौक चौराहे संगीतज्ञ से भरा पड़ा था। गलियों और चौक चौराहे संगीतज्ञ से भरा पड़ा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर किलोखड़ी नामक शहर को बसाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर किलोखड़ी नामक शहर को बसाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर किलोखड़ी नामक शहर को बसाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर किलोखड़ी नामक शहर को बसाया था। एक और पॉइंट लिखिएगा। बलबन के समय, तब तक दबाते रहेंगे इसका कान जब तक कि लिखाना खत्म ना हो जाए, ताकि आगे से याद रहेगा। आज इसका कान इतना लहरेगा ना, यही जानेगा रात में। हाथ नहीं हथौड़ा है। लिखिए आप लोग। बलबन के समय तुगड़िल खाने बंगाल में विद्रोह किया था। बलबन के समय तुगड़िल खाने बंगाल में विद्रोह किया था। बलबन के समय तुगड़िल खाने बंगाल में विद्रोह किया था। बलबन ने इस विद्रोह को जाकर दबा दिया था। बलबन ने इस विद्रोह को जाकर दबा दिया था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। लिख लिए। काम खत्म है। इसे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। काहे कि अभी तो खिलजी बंद शुरू करेंगे तो अभी तो बता पाएंगे नहीं बहुत ज्यादा। अब आप लोग से बतियाएंगे। हाँ, होमवर्क को सुनेंगे। बताइए, बहुत दिन के बाद ना आपसे मिले हैं। बहुत दिन के बाद मिले हैं। बताइए, शुक्रवार को न मिले थे? कब मिले थे? बुधवार को। एक सप्ताह के बाद मिले। बताइए, इतना दिन के बाद मिले हैं तो बात करेंगे ना? ठीक है, बात करने के लिए बहुत बात है। चलिए होमवर्क दीजिए। पहले होमवर्क निपटाते हैं। देखिए उस सब महानुभाव को देखिए, ऊपर वाले लोग को एकदम सब जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि वो सब होमवर्क सुनता भी नहीं होगा, करता भी नहीं होगा। जब सुनता ही नहीं है तो करेगा खाक है। ताला उला बंद करके रखिए वो क्लासरूम में। इसमें क्या दिए थे? पेज नंबर बोलिए। 119। पेज नंबर 119 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक ना। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 22/12/2019 यानी 2446 वाला। देखिए ऊपर वाला सब जा रहा है। मतलब इसका तो मतलब यही है कि वो सब ना होमवर्क सुनता है ना होमवर्क याद करता होगा। अरे कम से कम बैठ करके क्वेश्चन हो तो सुनिए महाराज। तरीका अजीब हाल है ये सबका। जाइए, मेरा क्या लीजिएगा, ऐसे ये आते जाते रहिएगा। ठीक है, आगे इसमें होमवर्क सुनिए। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से 100, 51 से पेज नंबर 125। इस बुक की हम बात कर रहे हैं। कौन बुक की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा? पेज नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 51। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 51 से लेकर 100। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार के विजेता है? होमवर्क समझ में आया? अब जवाब दीजिए। चिनूक कहां का स्थानीय पवन? यूएसए ना। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए 14 दिन ना। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां? बिहार के चंपारण में ना। पश्चिमी ठगी प्रथा के उन्मूलन से कौन संबंधित? लॉर्ड विलियम। आहार नाल की सबसे बड़ी परत, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1900। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर राज्य किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? शहादत। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ना। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य? मिजोरम में ना। निमारी किसका नस्ल है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता? 25। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफगान और जलेपला दर्रा कहां स्थित है? सिक्किम में ना। उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या संविधान संशोधन 42वां ना। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 ना। चलिए
इसी में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक, नागार्जुन सागर परियोजना से लेकर यूनेस्को तक। बात क्लियर? 50 क्वेश्चन यहां से हो गया। चलिए, इसमें क्या दिए हुए थे? सिंचाई, चैप्टर नंबर 11 सिंचाई और नहर दिए हुए थे। देखिए इस किताब में पूर्वावलोकन भूगोल, चैप्टर नंबर 12 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कितना है इसमें? अच्छा देख लेते हैं, इसमें बहुत है। चलिए इसमें सुनिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सुनिए, नर्मदा घाटी परियोजना 1 10, भाखरा नांगल 2, कावेरी 3, नागा अर्जुन सागर बांध 4, हीराकुंड 5। मुश्किल से 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, मात्र 25 क्वेश्चन है, 25 गुना है। रुकिए देख लेते हैं, नहीं इससे आगे भी जाइए, 25 वो हुआ। चंबल भी, टिहरी भी, दामोदर, दामोदर तक, यहां तक, दामोदर तक, दामोदर तक, ना 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 पूरा नहीं देंगे। 50 क्वेश्चन हुआ, 50 वहां से, 50 यहां से, 50 50 100 हुआ ना, 100 को तो याद कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना में नर्मदा घाटी परियोजना से दामोदर। क्लियर हो रहा है होमवर्क? आए इतना कर लीजिएगा, आगे होमवर्क पूछते हैं। बंकिंघम नहर स्थित है कौन तट पर? कोरोमंडल, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल। नरौरा कहां है? हरियाली योजना किससे संबद्ध? जल, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया? 1900। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर ना। मंगलम सिंचाई परियोजना कहां है? कहां है? चलिए भारत की एक बात बताइए, हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई? कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और, बात क्लियर है? तो इसमें भी होमवर्क दे दिए। चलिए और कुछ है, रुकिए ना बतियाते हैं। चलिए तो शनिवार को टेस्ट कैसे ले? शनिवार को टेस्ट आप लोग याद करते हैं? सुने थे, सुनाए थे? नहीं सुनाए थे। टेस्ट बंद कर देते हैं शनिवार ना। अच्छा कितने लोग चाहते हैं बंद कर दे? बंद कर दे टेस्ट? नहीं चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं। लेकिन यही ना है, आप लोग बात नहीं मानते हैं। बात मानते हैं? नहीं मानते। कौन कौन पूरा करके आते हैं? देखिए गिरा ली। अब पूछते हैं तो जवाब कहां देते हैं? भूल जाते हैं। चलिए ऑनलाइन काट दीजिए, ऑफलाइन बात करेंगे आप लोग से। बात ऑनलाइन वाला लोग ऐसा नहीं कि कुछ करेंगे, देखिए दिखा देते हैं। देखिए देखिए ये फट्टा चार्ज होगा अभी, इसलिए ऑनलाइन वाला काहे अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। ठीक है ऑनलाइन काट दीजिए, ऑनलाइन वाले अगले क्लास में मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का टेस्ट हो गया है ना? बायोलॉजी कितना चैप्टर हो गया है? 9 चैप्टर। हल्ला मत कीजिए, आप लोग से बातें करेंगे। काट दिया ना जो ऑनलाइन।